हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्वेश्चन हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। जैसे किस देश ने भूखी जनता को खिलाने के लिए 723 जंगली जानवरों को मारने का फैसला किया है? विनाशकारी सूखा आया हुआ है वहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुप्रीम कोर्ट का 75वां ये वर्ष पूरा हुआ है, तो उस पर राष्ट्रपति ने नए ध्वज का अनावरण किया। तो उस पर क्या क्या अंकित है, क्या क्या लिखा हुआ है, छपा क्या क्या है, बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन है, और भी कई सारे टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए और पहला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, आपको बताऊं कि हमारा जो ऐप है, आपका ऐप कहिए, और उसका नाम है शार्प लर्निंग। ठीक है, ऐप का नाम चेंज हुआ है, शार्प लर्निंग। तो पहला क्वेश्चन होगा बहुत ही महत्वपूर्ण, किस देश ने विनाशकारी सूखे की वजह से हाथी समेत 723 जंगली जानवरों को मारकर भूखी जनता को भोजन के लिए मांस उपलब्ध कराने का फैसला किया है? बहुत बड़ी ये खबर है। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि किस देश ने विनाशकारी सूखे की वजह से हाथी समेत 723 जंगली जानवरों को मारकर भूखी जनता को खिलाने का फैसला किया? आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका नामीबिया। क्या है? नामीबिया। और ये जो है वो अफ्रीकी देश है, अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्र में ये स्थित है ये देश। और ये न्यूज़ देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, द हिंदू में, न्यूयॉर्क टाइम्स में और कई जगहों पर ये छपा हुआ है। यहाँ मैं एक क्लिपिंग दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले नामीबिया पर चलते हैं, मैप के ज़रिए समझते हैं। ये रहा प्यारा भारत और अब चलते हैं अफ्रीका की ओर। ठीक है, तो ये रहा विशालकाय अफ्रीका और उसी के दक्षिणी हिस्से में यहाँ देख रहे हैं आप, ये क्या है? नामीबिया। यहाँ के प्रेसिडेंट है नांगलो मोबम्बा। नांगलो मोबम्बा। यहाँ प्राइम मिनिस्टर है सारा कुगोंगेल्वा। राजधानी है विंडहोक। मुद्रा यहाँ पर चलती है नामीबियाई डॉलर और दक्षिण अफ्रीकी रैंड। आबादी लगभग 30 लाख के आसपास है, 27 से 30 लाख के बीच में। और पड़ोसी देश की बात करेंगे तो इधर अंगोला हो गया, ओके, इधर ये जाम्बिया हो गया, ये जो है वो जिम्बाब्वे हो गया, बोत्सवाना हो गया, और यहाँ पर है साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। और समुद्र ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो ये तो बेसिक बात हो गई। अब मुद्दा क्या है? अब मुद्दा ये खबर है, क्या है? तो ये नामीबिया और इसके आसपास के जो देश हैं ना, जैसे जाम्बिया, बोत्सवाना, मालावी, इन सब में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है और इस सदी के सबसे ख़राब सूखे से जूझ रहा है। और इसमें नामीबिया ये जो देश है उसकी हालत तो सबसे ज़्यादा ख़राब है। ख़ासतौर पर एग्रीकल्चर उत्पादन पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है। देश की आबादी लगभग 30 लाख है और इसमें से 14 लाख लोगों के भोजन पर गंभीर संकट पैदा है। और इसी वजह से नामीबिया जो है वो अपने नागरिकों के लिए जानवरों का मांस उपलब्ध करने का उसने फैसला किया और इसके लिए 723 जंगली जानवरों को मारने का आदेश सुनाया गया है। एक लिस्ट बनाई गई है अलग अलग। अब उस लिस्ट में अगर हम देखेंगे कौन कौन से जानवर हैं, तो ये पूरे तमाम जानवर हैं। जैसे 83 हाथी है, 30 दरियाई घोड़े हैं, 60 जंगली भैंसें, 50 इम्पाला, 100 ब्लू वाइल्ड बीस्ट, 300 जेब्रा और 100 एलेंड, एक प्रकार का मृग या हिरण कहिए। तो इतने मारने का लेटेस्ट लिस्ट जारी किया गया है अभी। और 150 से ज़्यादा जानवर इससे पहले मारे जा चुके हैं। उनके शवों से लगभग 63 टन मांस मिला है और वो लोगों को उपलब्ध कराया गया है, भूखे लोगों को। ओके, और एक और ख़ास बात बताऊँ कि नामीबिया में 24,000 हाथी हैं। वैसे अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा हाथी की बात होगी तो वो है इसी का पड़ोसी देश बोत्सवाना, वहाँ पर 1,30,000 हाथी है। ठीक है, और नामीबिया इसी का पड़ोसी देश है। तो नामीबिया की सरकार ने कहा क्या है, क्या कहा है इस पूरे मुद्दे पर? वहाँ का जो पर्यावरण और पर्यटन मंत्रालय है उसने कहा है कि आवश्यक है और हमारे संविधान और जनादेश के अनुरूप है, ताकि हम प्राकृतिक जो संसाधन है यानी हाथी है, जेब्रा है, ये जो जंगली जानवर है, उनका उपयोग नामीबिया के नागरिकों के लिए किया जाए और ये सही है, ऐसा उसका कहना है। अब यहाँ पर सवाल होगा कि नामीबिया में सूखे का क्या कारण है। देखिए, नामीबिया में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF के जो कंट्री डायरेक्टर हैं जूलियन जेंडलर, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को ये बताया है कि सूखा जो है ना वो दक्षिणी अफ्रीका जो क्षेत्र है पूरा, मतलब अफ्रीका का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पूरे इस इलाके में पूरा है सूखा। और केवल नामीबिया ही नहीं है,
चूँकि नामीबिया में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, तो इस क्षेत्र में 2013 में भी सूखा पड़ा था, 2016 में भी, 2019 में भी अत्यधिक सूखा पड़ा था, लेकिन इस बार का सूखा व्यापक और विनाशकारी है। इसमें से कुछ देशों ने तो आपातकाल की भी घोषणा की हुई है। इस बार जो सूखा पड़ा है वो अल नीनो की वजह से हुआ है। अल नीनो का असर भारत पे भी था, लेकिन बहुत ज़्यादा असर इन देशों को हुआ है और यहाँ जो है सूखा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है, तो अल नीनो जो है वो लौटा 7 साल बाद, जो महासागर की घटना है, इसके बारे में मैंने पहले बताया हुआ है, तो उसकी वजह से ये स्थिति हुई है। अब सवाल ये होगा कि नामीबिया पर सूखे का क्या प्रभाव है, एक्चुअल कितना प्रभाव देख रहे हैं हम लोग। तो संयुक्त राष्ट्र भी इस मामले में बहुत चिंतित है। उसके प्रवक्ता ने कहा है अभी हाल ही में 23 अगस्त को कि जैसे मक्का जो मुख्य फसल है वहाँ की, वो पूरी सूख गई है और इसकी वजह से पशुधन बहुत सारे मर गए हैं। पशु जो जिन लोगों ने पाले हुए थे लोगों ने, वो बहुत से बड़ी संख्या में मर गए हैं। देश का लगभग 84% जो खाद्यान्न है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, देश का लगभग 84% खाद्यान्न वो समाप्त हो चुका है क्योंकि उत्पादन नहीं हुआ। जैसे जैसे भंडार कम होते जा रहे हैं, कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में भोजन लोगों तक पहुंच कम होती जा रही है। और संयुक्त राष्ट्र का जो मानवीय मामलों के का समन्वय कार्यालय है यानी OCHA, उसने कहा कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में गंभीर कुपोषण की जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कुछ क्षेत्रों में मृत्यु की भी बड़ी खबरें सामने आई हैं। ठीक, अब ये सवाल होगा कि जंगली जानवरों के मारने से क्या मदद मिलेगी, क्या फ़ायदा कुछ होने वाला है एक्चुअल में। देखिए, नामीबिया सिर्फ मांस के लिए ही या खाने के लिए ही जंगली जानवरों को नहीं मारना चाहता है। सरकार को ये भी डर है कि सूखे की वजह से जानवर भोजन और पानी की तलाश में पलायन को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से मानव आबादी के साथ टकराव बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जैसे हाथी है, हाथी को देख लीजिए, करीब 24,000 हाथी है। अब वो शहरों की ओर बढ़ गए तो शहर और गाँवों की ओर बढ़ गए तो वहाँ पूरी तबाही आ जाएगी। जंगली जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। ओके, तो अब ये भी है कि सरकार को अब उम्मीद है कि कुछ जानवरों को मारने से वन्य जीवों पर सूखे का असर थोड़ा कम होगा और वर्तमान में जो चारागाहों पर दबाव है, पानी की उपलब्धता पर जो दबाव है, प्रतिबंधित किया गया है बहुत सारा कि पानी की भी इतने टाइम पे ही पानी मिलेगा। पार्कों में, सामुदायिक स्थलों पे वहाँ पानी नहीं दिया जा रहा है क्योंकि सूखा के हालत है, तो वहाँ पर कुछ पानी एक्स्ट्रा दिया जा सकेगा, ये कहना है ऐसा वहाँ के गवर्नमेंट का। ठीक है, अब सवाल होगा कि क्या मांस के लिए जानवरों को या जंगली जानवरों को मारना असमान बात है। देखिए, एक तो पालतू बनाए जाते हैं जैसे बकरियां हैं और भी कई सारे जानवर हैं, उनको जो पालतू हैं उनको मांस के लिए पाला जाता है, लेकिन जंगली जानवरों को मारना थोड़ा मतलब कम देखने को मिलता है और खाने के लिए इस्तेमाल करना खास तौर पे। देखिए, वैसे तो असामान्य नहीं है इनको मारना। दुनिया भर में विभिन्न प्रजातियों के जंगली जानवरों का शिकार होता है भोजन के लिए, खेल के लिए, ट्रॉफी के लिए। ट्रॉफी हंटिंग भी होती है, जैसे बोत्सवाना में ट्रॉफी हंटिंग की अनुमति है, हाथियों की ट्रॉफी हंटिंग की जा सकती है क्योंकि वहाँ पर हाथी बहुत ज़्यादा है। ओके, और बाकी जो जानवर है उनको भी मारा जाता है। लेकिन चूँकि नामीबिया आप देख लीजिए बड़ा उदाहरण है सूखे का, और जो पर्यावरण जो बदलाव हो रहा है, जो पर्यावरण जो संतुलन बिगड़ रहा है, उसकी वजह से कितना गहरा आघात पहुंचता है लोगों पर, वो यहाँ पर इसका उदाहरण नामीबिया है, जहाँ खाने का संकट बहुत ज़्यादा हो गया है, सूखा बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो गया। ठीक है, नामीबिया की चर्चा कर लें तो भारत से कनेक्शन भी देख लेते हैं। भारत में जो चीते आए थे नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे, बड़ी संख्या में नामीबिया से भी लाए गए। और अभी हाल ही में कुछ महीने पहले की बात है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने भारत से बाहर पहली बार UPI की तरह पेमेंट सिस्टम बनाने के लिए नामीबिया के जो केंद्रीय बैंक है उसके साथ MOU साइन किया है मई में। इससे पहले तक कई देशों में UPI चालू है, लेकिन भारत ने ही वो टेक्नोलॉजी दी। यहाँ पर वो टेक्नोलॉजी मतलब उनके लिए डेवलप किया जाएगा, ठीक है, NPCI के द्वारा। तो ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि
ये नामीबिया से रिलेटेड था। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा देना। और हाँ, मेंबरशिप प्लान है करंट अफेयर्स का। अगला आप तमाम एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हो तो चाहे ISPCS हो, चाहे रेलवे, SSC, इन सब के मतलब 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है। एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो 1 डे एग्जामिनेशन के लिए, और एक है ISPCS लेवल का मेंबरशिप प्लान, और उसमें हम लोग PDF प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट लेते हैं और वीडियो भी जारी करते हैं हम लोग वहाँ पर। तो देख सकते हैं आप, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है शार्प लर्निंग, और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF कई तरह के होते हैं, 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है, और उसमें वीडियो का लिंक भी होता है। जैसे कि नामीबिया वाला जो मैंने आपको बताया पूरा, ये मैप के बिना आप नहीं समझ पाएंगे उतने ढंग से, और एग्जामिनेशन मैप आता ही है। तो इन चीज़ को समझने के लिए PDF में हमने लिंक भी दे दिया है वीडियो का, हर क्वेश्चन के नीचे देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया, तो इस पर क्या अंकित है, मतलब किस चीज़ का चित्र बना हुआ है यहाँ इस पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा ए, यानी अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट भवन और संविधान की पुस्तक, इसका चित्र वहाँ पर है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर को नई दिल्ली में ध्वज और प्रतीक चिन्हों का अनावरण किया। तो ये है ध्वज, ठीक है। ये नीले कलर का है, डार्क नीला है, अब हो सकता है ब्लैक सा दिख रहा हो आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिर डिटेल बात करते हैं आपको, ठीक है, उसमें क्लियर पिक्चर आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन होगा अगला, राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया 1 सितंबर 2024 को। तो इनमें कौन सा श्लोक लिखा हुआ है? अब श्लोक कौन सा है? आंसर होगा इसका यतो धर्मस् तो जय, यतो धर्मस् ततो जय। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर को न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय न्यायपालिका सम्मेलन था, उसके समापन समारोह में उन्होंने भाग लिया और ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। तो ये प्रतीक चिन्ह है, डार्क ब्लू कलर का बैकग्राउंड है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। फिर ये अशोक चक्र है, ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, और ये संविधान है, संविधान पुस्तक, और यहाँ पर ये श्लोक लिखा हुआ है इस जगह पर, ठीक है। और अगर हम झंडे को देखेंगे तो इस तरह का ये झंडा दिखेगा। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी मौजूद थे और बाकी लोग भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में गए थे और उन्होंने डाक टिकट भी विशेष तौर पर ये जारी किया था, ठीक है। अब सवाल होगा कि ये ध्वज में और मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, जो सवाल था इससे पहले के क्वेश्चन में। तो अशोक चक्र हो गया, मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और संविधान की बुक, और ये श्लोक भी मौजूद है, ये अंकित है वहाँ पर, ओके। तो ये था महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर दे दी है मैंने, और PDF भी अवेलेबल है। डेली का PDF फ्री होता है, तो डाउनलोड कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप से, ओके। स्थापना हुई थी 1950 में। अगला क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी। क्या नाम है? दलजीत सिंह चौधरी। न्यूज़ देख रहे हैं आप, तो अपॉइंटमेंट हुए हैं, और दलजीत सिंह चौधरी का फोटोग्राफ ये रहा। 28 अगस्त को उनकी नियुक्ति की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। उन्होंने नितिन अग्रवाल की जगह ली। इससे पहले ये कहाँ पर तैनात थे? तो सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के डायरेक्टर जनरल के तौर पर तैनात थे, और रिटायर्ड होने से पहले तब मतलब इनकी रिटायरमेंट के जो एज है वो 30 नवंबर 2025 को रिटायर होना है। तब तक ये BSF के डायरेक्टर जनरल के पद पर बने रहेंगे। इससे पहले भी इनको प्रभारी डायरेक्टर जनरल बनाया गया था, DG थे, लेकिन अब पूर्ण रूप से सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के डायरेक्टर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, IPS अधिकारी हैं, 1990 बैच के, ठीक है। और सीमा सुरक्षा बल के बारे में जानते हैं, अर्धसैनिक बल है और ये देश की सीमाओं की रक्षा करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर की खासतौर पर पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो जुड़ी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी सुरक्षा का जिम्मा इसके पास है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आंसर होगा राजविंदर सिंह भट्टी, ठीक है।
राजविंदर सिंह भट्टी, ये रहा फोटोग्राफ इनका। इससे पहले ये बिहार का डीजीपी थे। ठीक है, तो अब इनको सीआईएसएफ का डायरेक्टर जनरल नियुक्त कर दिया गया है। 31वें डायरेक्टर जनरल है। और किसकी जगह ली है इन्होंने? नीना सिंह की जगह ली है। इससे पहले नीना सिंह वो पहली महिला चीफ थी सीआईएसएफ की, लेकिन अब हो गए राजविंदर सिंह भट्टी। ठीक है, तो बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं 1990 बैच के। और सीआईएसएफ का काम क्या है? ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, जो कि जो औद्योगिक सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी इसकी है। स्थापना हुई थी इसकी 10 मार्च 1969 को, 1969 को। ओके, राजविंदर सिंह भट्टी अभी डायरेक्टर जनरल बना दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन बन गए हैं? आंसर का आलोक राज। ठीक है, क्या नाम है? आलोक राज। तो बिहार सरकार ने उनको अभी हाल ही में डीजीपी के पद पर नियुक्त किया है। इससे पहले राजविंदर सिंह भट्टी जो हैं वो डायरेक्टर जनरल थे, डीजीपी थे। चूँकि वो सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बन गए तो वो पद खाली हुआ, तो उनकी जगह पर अब आलोक राज को ये दिया गया है। ठीक है, तो बिहार सरकार ने ये मूल रूप से फैसला किया है। आलोक राज की बात करेंगे तो 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और बिहार की बात कर लें। बिहार की राजधानी पटना और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बिहार के बिहटा में कितने रुपए की अनुमानित लागत से एक नए सिविल एनक्लेव के डेवलपमेंट को मंजूरी दी है, जिससे पटना हवाई अड्डे की क्षमता जो है उसमें जो सीमाएं हैं, बाधाएं हैं, वो दूर होंगी। पटना एयरपोर्ट जो है उसके रनवे और एयरपोर्ट अगर पूरे देखेंगे तो उस बहुत छोटा सा है। जो इतना इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए काफ़ी बड़ा, उतना बड़ा नहीं है। तो अब क्या है कि बिहटा में, पटना में ही अलग एक मंजूरी दे दी गई है। तो आंसर का इसका 1413 करोड़ रुपए। ठीक है, 1413 करोड़ रुपए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये मंजूरी दी है अभी हाल ही में। तो पटना में जो सीमित क्षमता है उसके बदले बिहटा में जो है ना, वहाँ पर ये बेहतर यात्रियों को सुविधाएं मिल सकेंगी। बिहटा में हालांकि वो उसका इस्तेमाल जो है ना वो एयरफोर्स करता है, लेकिन वहाँ सिविल एनक्लेव भी बनाया जा रहा है ताकि जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, वहाँ से विमान का पकड़ सकें, जा सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में कितने रुपए की अनुमानित लागत से एक नए सिविल एनक्लेव के विकास को मंजूरी दी है? आंसर का 1549 करोड़ रुपए, इतने रकम का है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये फैसला किया है। ये बागडोगरा जो है ना वो, अगर अब सवाल हो कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में, ज़िले का जो सिलीगुड़ी उपखंड है, तो उसी में ये स्थित है। ठीक है, तो वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा इसका, बागडोगरा में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में मेंस T47 हाई जंप इवेंट में निषाद कुमार ने कौन सा मेडल जीत लिया है? आंसर का सिल्वर मेडल उन्होंने जीत लिया है। पैरालंपिक जो गेम चल रहा है पेरिस में, वहाँ पर। ठीक है, और इस बार पेरिस पैरालंपिक में ये 7वां मेडल उन्होंने दिलाया और इस इवेंट में यूएसए को गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, निषाद कुमार जो है पैरालंपियन हैं, हाई जंपर हैं, हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िले के रहने वाले हैं। उनके पिता किसान हैं और जब वो 8 वर्ष के थे तभी खेत में घास काटने की मशीन से उनका दाहिना हाथ जो है ना वो कट गया था। ठीक है, तो हालांकि हार नहीं मानी और पैरा गेम्स में उन्होंने अपना हाथ आजमाया, बायां हाथ कहिए। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कोकोनट डे। आंसर का 2 सितंबर को। और थीम क्या है इस बार की? थीम है कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी, बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू, यानी वृत्ताकार अर्थव्यवस्था के लिए नारियल अधिकतम मूल्य के लिए साझेदारी का निर्माण। तो ये है, ठीक है, ये है थीम इस बार की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? आंसर का 1 से 7 सितंबर। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम जो रखी गई है वो न्यूट्रिशंस डाइट फॉर एवरीवन, ये थीम है। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल सितंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है
और देश में पोषण सप्ताह मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है यही है कि लोगों को पोषण के बारे में जागरूकता पैदा की जाए, वहाँ स्वच्छ खान पान की जो आदतें हैं उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, पोषण सप्ताह पहली बार भारत में 1982 में उसको मान्यता दी गई थी। वैसे पोषण माह भी मनाया जा रहा है सितंबर में। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे करंट अफेयर्स के वीडियो में शानदार ढंग से। ओके, बाय।